हम पुत्र जाकर के कुपुत्र हो चुके हैं कि जो अपने माँ को ही गंदा कर रहे हैं। गंगा धीरे धीरे जो है सिमटती जा रही है। 80% प्रारूप इनका जो है ऑलरेडी खत्म हो चुका है। शुरू से अंतिम वक्त ये मोक्ष देने वाली है। दृढ़ संकल्प लोग हो जाए तो ये समस्या बहुत बड़ा नहीं है। गंगा मोक्षदायिनी है, जीवन दायिनी है। यहाँ का पानी नहाने के लायक, पीने के लायक तो दूर छोड़िए, सिंचाई के योग्य भी नहीं रह गया है। मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया। हर हर गंगे। मैं हूं श्वेता सिंह। आज तक का महाअभियान पहुंचा है भागलपुर। जी हां, हम गोमुख से गंगोत्री, उत्तरकाशी, फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से होते हुए बिहार पहुंचे हैं। पटना का जायजा हमने लिया था, अब भागलपुर की तस्वीर आपको दिखाएंगे। इस शहर का पौराणिक इतिहास समृद्ध है, यहाँ की संस्कृति अनमोल है और लोगों का जो गंगा से जुड़ाव है वो बेमिसाल। अंग देश के पावन धरती, अंग देश के पावन धरती, कहे करी पुकार मांझी चल चल गंगा के धार, मांझी चल चल गंगा। तोहरी कछार बंदो, गंगा कछारी बंदो, गंगा कछारी बंदो, गंगा माँ कपनिया की मैया लागो रे। अंग देश में दाखिल होते ही उफनती गंगा के दर्शन हो गए। पटना से करीब 250 किलोमीटर दूर रेशम नगरी में रेशम सी बहती गंगा। पौराणिक मान्यता है कि भागलपुर में गंगा का पुनर्जन्म हुआ था। ये जानू ऋषि का आश्रम है। कहते हैं कि गंगा के वेग से उनकी तपस्या भंग हो गई और उन्होंने अपने मुंह में पूरा जल भर लिया। उनकी तपस्या भंग हुई और वो क्रोध में 3 अंजलि में समूचे गंगा को पान कर गए। बहुत मान मनौवल के बाद जानू ऋषि ने अपनी जांघ चीरकर फिर गंगा को प्रवाहित किया, क्योंकि मुंह से निकालने का मतलब होता कि गंगा जूठी हो गई। वो जाह्नवी ऋषि थे, बहुत उग्र थे। जब भगवती गंगा वहाँ से आई यहाँ पे, तो इनका कुटिया इसी स्थान पे जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, यह बहुत ही पवित्र स्थान है, बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान है। यहीं पे उनका कुटिया था, यहीं पे जाकर के वो ध्यान मग्न थे। अब भगवती गंगा जाकर के जो है उछलते कूदते हुए आई और इनका कुटिया बहा के लेके चली गई। वो अपने ध्यान से उठे, ध्यान से उठने के बाद अरे मेरा कुटिया कहाँ चला गया, बहुत क्रोधित हुए वो और गंगा को उठा के पान कर लिए। पुनः भागीरथ ने इसी स्थान पे उनका तपस्या किया, बहुत ज़्यादा। वो शिव से ज़्यादा तपस्या इनका करना पड़ा उनको, तो वो खुश हुए। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि मैं मुंह से निकालता हूँ तो या तो जाकर जूठा हो जाएगा, और कहीं से निकालता हूँ तो या गंदा हो जाएगा। तो फिर बेटी बना के जांग चीर के निकाली वो। जानू ऋषि के ही नाम पर यहाँ से आगे भागीरथी को जानवी कहा जाता है। एक तो गंगा के पुनर्जन्म की मान्यता, दूसरा इकलौता ऐसा इलाका जहाँ सबसे लंबी दूरी तक उत्तर वाहिनी होती है गंगा। यहाँ के जल की पवित्रता बहुत अधिक मानी जाती है और सावन के मौसम में यहाँ कांवड़ियों का रेला होता है। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोक बसाए बस्ती में, तीनों लोक बसाए बस्ती में। आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में। अजी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी। शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। अकड़ बम 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 लहरी, अकड़ बम 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 लहरी। ये शिव की भक्ति का त्योहार है और इसमें गंगा जल की अपनी अलग अहमियत है। लोग दूर दूर से यहाँ पर सुल्तानगंज में आते हैं, गंगा जल लेते हैं और उसके बाद झारखंड में देवघर में जाकर बाबा धाम में चढ़ाते हैं। बोल बम के नारे के साथ भक्ति में चूर ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते हैं नंगे पांव। और इन्हीं में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक पल के लिए भी नहीं रुकते,
एक पल के लिए भी आंख बंद नहीं करते। डाक बम कहते हैं उन्हें हम, जो जल लेते हैं तो सीधा जाकर चढ़ाते हैं, चाहे उसके लिए कितने भी घंटे लगे। करीब 105 किलोमीटर का सफर है ये। डाक बम तो गंगा जल और पूजा की पवित्रता कायम रखने के लिए 100 किलोमीटर से अधिक के सफर में एक पल को भी नहीं रुकते। बोल बम, अरे क्या बोलेगा, अरे क्या पढ़ेगा, अरे हरदम बोलो, अरे प्रेम से बोलो, अरे सब मिल बोलो। बोल बम, 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 बोल बम। हमारी उम्मीद बंधी कि ऐसी मान्यताओं और आस्थाओं के बीच गंगा के प्रति लोगों का समर्पण भी होगा। हमारी मुलाकात मोहम्मद अयाद से हुई, जिन्हें इस इलाके में गंगा पुत्र कहा जाता है। मूल रूप से यहाँ की समस्या प्रदूषण है और डॉल्फिन जो यहाँ के जलचर, गंगा के मुख्य जलचर हैं, और उनका दिन पर दिन जो लोग शिकार कर रहे हैं, उसे समाप्त कर रहे हैं, वो एक समस्या है। और यहाँ फरक्का बैराज समस्या है, जो बांग्लादेश से भारत से समझौते हुए, उस समझौते के निमित्त जो सारे बांधे बने, वो एक सिलेटेशन का एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से गंगा जो है थितली होते जा रही हैं। सदियों पहले जब गंगा के मैदानी क्षेत्रों में सम्राटों का वर्चस्व कायम हो रहा था, तो भागलपुर सर्वश्रेष्ठ शहरों में से एक था। 7वीं सदी में चीनी ट्रैवलर्स ह्यूनसैंग और पाहियान ने भागलपुर को पूर्वी भारत का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र बताया था। आज भी इस इलाके में उद्योगों की भरमार है, सर्वाधिक सिल्क कारखाने हैं, लेकिन गर्व है तो मुसीबत भी है। औद्योगिक रसायन और कचरे का प्रवाह इस चंपा नाला से होते हुए सीधे गंगा में जाता है। सिल्क इंडस्ट्री में जिस तरीके से डाई का इस्तेमाल होता है, उससे भी तो बहुत ज़्यादा गंगा में प्रदूषण फैलता हो। देखिए, अभी एक बात सही कहा आपने कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, न सिर्फ सिल्क उद्योग से बल्कि कई कारखाने हैं जो गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। कल कारखानों से जो उत्सर्जित या से जो भी वेस्टेज है, वो सारे गंगा नदी में प्रवाहित होते हैं। गंगा जी का जो द्रव्य स्वरूप जल है, उस जल में जो पॉल्यूशन हुआ है, उसको दूर करने की है। हम अगर कहते हैं गंगा प्रदूषित है, तो शायद गंगा जी, वो तो मेरी माँ है, श्रद्धा की केंद्र, भारत की पहचान है, वो पवित्र हो ही नहीं सकती। पवित्र तो मेरा मन है या सोच है जो हम उनको पवित्र कहते हैं। पवित्र उनका जो द्रव्य जो स्वरूप है जल के रूप में, वो जो है फैक्ट्रियों से और अन्य जो माध्यमों से हुआ, उसको निर्मल करने की जरूरत है। जिसे आज हम भागलपुर के नाम से जानते हैं, उस जगह को भागदत्तपुरम कहा जाता था, यानी कि एक ऐसा शहर जहां पर किस्मत अच्छी है। अब किस्मत यहाँ गंगा की देखिए, ये जो आप पत्थरों पर मूर्तियां देख रहे हैं, ये दरअसल सदियों पुरानी हैं। ये गुप्ता काल की मूर्तियां हैं। कुछ सालों पहले तक, कुछ दशकों पहले तक ये गंगा नदी के अंदर ढकी हुई थी। गंगा नदी जब पीछे हटी, तब ये सारी कुछ नजर आया। वहाँ जहाँ घर आपको नजर आ रहे हैं लोगों के, वहाँ तक गंगा नदी थी। और यहाँ तक ये सारा इलाका, ये जो पहाड़ी पर बना हुआ मंदिर है, ये सब कुछ ढका हुआ था जल के अंदर। लेकिन दिक्कत यही आ रही है, गंगा पीछे हट रही है, गंगा सिकुड़ रही है। कुछ दशकों में नदी का रास्ता बदलना सामान्य भौगोलिक प्रक्रिया है, पर सालों से बदलते बहाव में भागलपुर के करीब 50 गांव डूब चुके हैं। बंगाल में फरक्का बराज बनने के बाद से तटों पर मिट्टी का कटाव और भयंकर हो गया। बाढ़ का खतरा पहले ही रहता था, अब खौफ और भी गहरा है। गंगा मैया बाढ़ पनिया के पैया लागो रे। जब बाढ़ आ जाती है तो उसके लिए हम मनाते हैं गंगा को, हे माय बाढ़ पानी से बचा लेना माय। ये भगवान प्रलय है। कटिहार जिले में गंगा के बीच अपनी कुटिया में रहते हैं और गंगा पर कई किताबें लिख चुके हैं। भय और आस्था का ये उलझा रिश्ता इससे बेहतर नहीं बयां हो सकता। शोभे पाल वाली नैया तोहरी लहरिया, कटी कटी गिरे छै कछार, हे मैया कटी कटी गिरे छै कछार।
तोरे बालू माटी मैया, तोरे बालू माटी मैया, तोरे बालू माटी मैया, तोरे बालू माटी गंगा, कोसी के चरनिया में पैया लागू हे, जल देवी के चरनिया में पैया लागू हे। बराज से बाढ़ की समस्या को हम कुछ यूं समझ सकते हैं। जब तक फरक्का बराज नहीं था तो हर साल बारिश के पानी से 150 से 200 फीट गहराई तक प्राकृतिक रूप से गंगा नदी की उड़ाही हो जाती थी। बराज बनने से गाद हटने की ये प्रक्रिया रुक गई और नदी का तल ऊपर उठता गया। नदी की गहराई कम होने का सीधा मतलब है पानी फैलेगा और कटाव बढ़ेगा, यानी बाढ़ की तीव्रता भी बढ़ेगी। हम चैनल में ही स्टोर करें, जो नदी है जिसमें कि हर साल HFL तक डूबता ही है, नया डूब क्षेत्र न बनावें, उसी डूब क्षेत्र को यूज़ करके हम इसको ऐसा रेगुलेट करें कि पानी जो आवे सो बिना तबाही किए बह जाए। यही संभव है जो हो अभी, और हम लोग ये करते आए हैं और इसमें लाभदायक रहा है। दशकों पहले इस इलाके में गंगा आंदोलन की शुरुआत मछुआरों की बेहतरी के लिए हुई थी। जैसे जमींदार होते हैं वैसे ही पानी पर दबंगई से अधिकार बनाने वाले पानीदार हुआ करते थे, जो सुल्तानगंज से पीरपैंती के बीच गंगा पर अपना कब्जा मानते थे। तब रोजी रोटी के लिए कराह रहे मछुआरों ने जाल बांस औजार हमारा, गंगा पर अधिकार हमारा के नारे के साथ गंगा मुक्ति आंदोलन को बुलंद किया था। एक फॉरेस्टर को सुल्तानगंज से आप लेके कहलगांव तक 60 किलोमीटर का एरिया आप बांधेंगे तो कैसे काम होगा? ना यहाँ स्टाफ है, ना यहाँ पर, तो सरकार के स्तर से तो पूरा एक यूनिट शिफ्ट करना होगा। डॉल्फिन को अगर बचाना है तो पूरा यूनिट देना पड़ेगा आपको। आप सोचेंगे कि प्लांटेशन का भी काम करे, ये लंगूर भी भगाए, ये सारा काम कराए और 2-4 स्टाफ से आप इसको पूरी क्षेत्र को चाहेंगे तो नहीं होगा मैडम। आज गंगा आंदोलन स्वच्छता, सफाई और निर्मलता के लिए है। कई संगठन और संस्थाएं जागरूकता अभियान में जुटी हुई हैं। 80% पानी गंगा में प्राकृतिक रूप से नहीं बहती है, तब तक यह शुद्ध होना नामुमकिन है। अबरल जिसको कहा जा रहा है कि अबरल निर्मल बनाना गंगा को, वह प्राकृतिक रूप से ही बन सकती है। भागलपुर अपने रेशम के लिए मशहूर है। कतरनी चावल और जर्दालू आम भी प्रख्यात हैं और मछलियों की तरह तरह की प्रजातियां भी। लेकिन फरक्का बांध जल जीवन पर अपना असर छोड़ रहा है और उसकी वजह से किस तरीके से घुट रहा है गंगा का दम। यहाँ घाटों को साफ रखने का काम तो किया जाता है, लेकिन जितना भी करकट होता है उसे झाड़ कर डाल दिया जाता है गंगा नदी में ही। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो पॉलिथीन में पैक करके और उसके बाद जितना पूजा का सामान होता है देश के बाकी हिस्सों की तरह वो आकर सीधा गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इससे पुण्य मिलेगा। यहाँ लोगों को समझाया जाता है कि आपको अगर स्नान करना है तो गंगा जी में डुबकी लगाएं, साबुन शैम्पू इसका इस्तेमाल न करें। लेकिन आपको लोग इस्तेमाल करते नजर आएंगे। घाटों पर इस तरीके से गंगा जी की मिट्टी को एक साबुन की शक्ल देकर, साबुन का आकार देकर बेचा जाता है ताकि आप इसे लें, शरीर पर मलें। अगर आप ये न भी लेना चाहते हैं तो आप बस अगर थोड़ा सा झुकेंगे तो आपको मिट्टी हाथ में आ जाएगी, आप उसे अपने शरीर पर मिलें, साफ करें। गंगा भी साफ रहेंगी, आपकी आत्मा भी साफ रहेगी, आपका शरीर भी साफ रहेगा। ये सराहनीय है कि भागलपुर में लोग घाटों को साफ रखने में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन हर घाट की तस्वीर इस सीढ़ी घाट जैसी नहीं है। बाकी इलाकों में बद इंतजामी का आलम है और असली सवाल तो गंगा की सफाई का है। कंपनी थी जो अपने नगर निगम के सारे वेस्टेज को यहाँ फेंकना शुरू कर दिया था। तो मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। हम लोगों के नेतृत्व में 4-5 लोगों ने हम लोगों ने एक टीम बनाया और जो गंगा के किनारे वो फेंकने के लिए आए थे रैमकी वाले ट्रैक्टर लेकर, उस वेस्टेज को हम लोगों ने नगर निगम के गेट पे डलवा दिया ताकि नगर निगम के लोग जगें। यहाँ पर इतने सालों में, पिछले कई सालों में गंगा किस तरीके से बदलती हुई दिखी है आपको? क्या समस्याएं दिखी? गंगा धीरे धीरे जो है सिमटती जा रही है। जो पुराना स्वरूप हमने देखा था, जो हमारे पूर्वजों ने पुराने स्वरूप में गंगा को देखा था, आज वो स्वरूप हम लोग नहीं देख रहे हैं। गंगा बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, गंगा की अविरलता समाप्त हो चुकी है। गंगा को पुराने स्वरूप में लाना है,
ये हमारी मोक्षदायिनी है, ये पुराने स्वरूप में आए। सरकार इसके लिए पूरी प्रयास करे तभी ये अपने पुराने स्वरूप में आ सकती है। गंगा को आज बांध दी गई है, कई जगह गंगा को रोका गया है, उन सारे बांध को खोला जाए और इनको पुराने स्वरूप में लाया जाए। गंगा अविरल हो, निर्मल हो, स्वच्छ हो, यही हम सारे लोगों की चाहत है। गंगा को निर्मल लग रहा है तो हर आम आदमी को इसके लिए तैयार होकर इसके लिए जागृत होना होगा। कहाँ के बिना आम आदमी के हुए कोई भी चीज़ सफल नहीं होगा। सरकार तो आपका कोई प्रारूप तैयार कर सकती है, लेकिन उसको हटाना के लिए तो हम सभी पब्लिक का दायित्व कि गंगा माँ कैसे निर्मल है, इसकी धारा अविरल बढ़ती रहे। गंगा की सफाई में अहम भूमिका निभाते हैं इसमें पाए जाने वाले जल जंतु, और इन प्रजातियों में बेहद अहम है गैंजेटिक डॉल्फिन। सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक का गंगा का 60 किलोमीटर का जल क्षेत्र 2 दशक पहले डॉल्फिन सैंक्चुरी घोषित कर दिया गया था। एक अनुमान के मुताबिक 10 साल पहले इस संरक्षित क्षेत्र में करीब 100 डॉल्फिन थे। आज इसकी संख्या बढ़ गई है। ये जो सुल्तानगंज से कहलगांव तक की जो 65 किलोमीटर गंगा का प्रवाह है, ये विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में उद्घोषित है और देश का इकलौता अभयारण्य है जो कि गैंगेज रिवर डॉल्फिन के प्रोटेक्शन के लिए है। तो जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तो 1998 में इसकी संख्या 95 से 98 तक थी, और जन जागरूकता कार्यक्रम और फिजिकल प्रेजेंस हमारे दल का, और बहुत देर से ही सही सरकारी तंत्र की उदासीनता भी जो टूटी है, तो अभी जो पिछला सर्वेक्षण है उसमें इसकी संख्या 207 से 8 के पास है। ये गैंजेटिक डॉल्फिन्स का नोटिफाइड इलाका है। अब से कुछ देर पहले हमें बड़ी बड़ी डॉल्फिन्स यहाँ पर गोता लगाते हुए नजर आ गई थी, उछलती कूदती नजर आ गई थी, लेकिन अचानक ये फिशिंग बोट्स आए। यहाँ पर आना इनका अवैध है, गैर कानूनी है। यहाँ पर अगर जाल बिछाते हैं तो आप समझ लीजिए कि गैंजेटिक डॉल्फिन्स का क्या होगा, और अगर गैंजेटिक डॉल्फिन्स नहीं रहती हैं तो गंगा का क्या होगा, क्योंकि फूड चेन में सबसे ऊपर ये गैंजेटिक डॉल्फिन्स रहती हैं। डॉल्फिन के प्रति मछुआरों व आम लोगों को जागरूक करने की कई कोशिशें हुई। बिहार सरकार ने 2011 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित कर दिया, पर इन घोषणाओं के बीच कुछ गुंजाइश रह गई। आप लोग यहाँ पे ये जाल डाल रहे हो मछली में, आप लोग को बताया है कि सोंस पकड़ भी फंस सकती है जाल में। इसमें सोंस नहीं फाड़ देगा, लेकिन यहाँ पर सोंस फाड़ देगा। सोंस से डर नहीं लगता है फिर कि आपका जाल फट जाएगा, दूसरा जाल लेना होगा? तब आप आए कहीं यहाँ पे तो देखिए पूरा डॉल्फिन का इलाका है। गरीब आदमी यही क्या नाम है? खूब पता है सबसे ज्यादा डॉल्फिन इसी इलाके में है और यहीं पे फिशिंग कर रहे हैं। चुनौतियां जो हैं, एक तो आप देख रहे हो कि जो मछुआरे हैं तो वो बहुत गरीब लोग हैं और आजीविका के लिए जो है सो वो शिकार माही करते हैं, जाल फैलाते हैं। दूसरा जो हम लोगों ने विक्रमशिला अभयारण्य में देखा है, नदी का प्रदूषण है, और यहाँ पर जो है असामाजिक तत्वों का भी वर्चस्व है नदी के टुकड़ों पर। तो होता ये है कि मछुआरों पर अत्यधिक प्रेशर होता है ज़्यादा से ज़्यादा मछली मारने का, और तब फिर उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। वो जो है अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस, जो जाल हानिप्रद हैं, ऐसे जाल वो फैलाते हैं और उन जालों में फंस के जो है डॉल्फिन मर जाती है। गंगा का इतना विस्तृत क्षेत्र छोड़कर भागलपुर के इस जल क्षेत्र को डॉल्फिन सैंक्चुरी घोषित करने के पीछे कारण है कि यहाँ गंगा की गहराई अनुकूल है, पानी का वॉल्यूम अच्छा रहता है, पर गंगा को बचाने के लिए प्रयास को थोड़ा और संजीदा होना होगा। मछुआरों को शिकायत है कि फरक्का बराज की वजह से वैसे ही मछलियां नहीं मिलती, जहां मिलती हैं वो क्षेत्र प्रतिबंधित है। ऐसे में सरकार को प्रतिबंध के साथ वैकल्पिक इंतजाम भी करने होंगे। लगातार हो रहे इरोजन यानी कटाव से बचने के लिए निर्माण की खातिर कई लोगों से जमीन ली गई, पर कार्रवाई नहीं हुई। इस निर्माण को जल्द पूरा करना होगा। साथ ही रासायनिक कचरे, शहर की गंदगी और सिल्क की धुलाई में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स ट्रीट करने के बाद ही गंगा में बहाए जाएं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारी सोच, सब कुछ गंगा। भागलपुर से हर हर गंगे का सफर गंगा आरती के साथ हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगले पड़ाव पर फिर होगी आपसे मुलाकात एक अद्वितीय दृश्य के साथ। हम अपने अगले एपिसोड में आपके सामने होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।